देखिए, आज की क्लास में हम संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है प्रस्तावना। ओके, प्रस्तावना एक तरह से बहुत विवाद इस बिंदु को लेके रहा है कि संविधान का ये अंग है या नहीं है। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में अलग अलग समय में अलग अलग अपने मत रखे हैं, अपने जजमेंट दिए हैं अलग अलग टाइम में अलग अलग, और किस तरह से अपने जजमेंट को हाई कोर्ट बदलती है, इसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। देखिए, मिनर्वा मिल जो वाद है उसको अभी इतना डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि एक तो जब हम एफआर पढ़ेंगे तब ये सब वाद हम डिस्कस करेंगे। तो जितना मिनर्वा मिल्स 368 के पर्पज से, संविधान संशोधन के पर्पज से जरूरी था, उतना हमने डिस्कस किया है। लेकिन जब हम एफआर पढ़ेंगे, 44वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, ये सब जब हम पढ़ेंगे, मेनली उसमें मिनर्वा मिल्स को पढ़ने की जरूरत है। इसलिए मिनर्वा मिल्स उस टाइम कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। तो जितना मिनर्वा मिल्स केस का इसमें इंपॉर्टेंस था उतना हमने डिस्कस कल कर दिया है। ज़्यादा डिटेल में 368 में मिनर्वा मिल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्रस्तावना शुरू करते हैं। देखिए, ये संविधान का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन हो, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन हो, हर तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में मोस्टली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हर अधिनियम के शुरुआत में, चाहे वो कोई भी एक्ट क्यों ना हो, एक उद्देशिका होती है, एक ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है। देखिए, हो सकता है जिस तरह की उद्देशिका आप संविधान में देखते हैं वैसी उद्देशिका आपको हर एक्ट में देखने को ना मिले, क्योंकि उद्देशिका में जनरली आप ऑब्जेक्टिव क्लॉज जब किसी भी एक्ट का देखेंगे तो उसमें बताया गया होगा कि वो लागू कब होगा, किस पर अप्लाई होगा, ये सब चीजें उद्देशिका में रहती है। तो हर अधिनियम की शुरुआत में उद्देशिका होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें वो लक्ष्य होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको अचीव करने के लिए वो एक्ट बनाया गया है कि किस चीज को क्या, किस आधार, किस स्थिति को लाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, इसके पीछे मंशा क्या थी, क्या ऐसी स्थिति थी कि इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ी, इसलिए, और किस स्वरूप में हमें जिस एक्ट के लिए वो जिस चीज के लिए एक्ट लाया जाता है, वो जिससे जुड़ा हुआ होता है, उसको किस स्वरूप में हमें रखना है, उस स्वरूप को बताने के लिए उद्देशिका होती है। ठीक है, तो इसी तरह जब संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान बनाया गया था तो सर्वप्रथम प्रस्तावना उसमें जोड़ दी गई। देखिए, और जितने अदर एक्ट है ना, उनके ऑब्जेक्टिव क्लॉज में और जो संविधान है उसके प्रियम्बल में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है जो क्या बताती है, अपने संविधान के उद्देश्य को, संविधान के सार को इसमें बताया गया है कि संविधान को क्यों बनाया गया है और किस तरह की शासन व्यवस्था होगी, कैसा राज्य होगा, ये सब बातें, इन सब बातों का निचोड़ प्रस्तावना में बताया गया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक्ट में होता है, लेकिन हर एक्ट में होता जरूर है, लेकिन जैसा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्लोज है, तो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन का वैसा अदर एक्ट का नहीं है, लेकिन होता सब में है। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान की इस प्रस्तावना को, संविधान को एक नजर में बताने के लिए, इसके लक्ष्य को बताने के लिए इसमें जोड़ा गया है। देखिए, हमने
पढ़ा था कि पंडित नेहरू जब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे संविधान सभा के प्रथम सत्र में, जो 9 से लेकर 23 दिसंबर तक चला था, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब कि उसमें संविधान के उद्देश्य के विषय में पूरा वर्णन था, और जो हमारी प्रस्तावना है वो उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उस उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरणा लेते हुए प्रस्तावना का निर्माण किया गया है, और पंडित नेहरू के उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण ही भारत के संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इसलिए ही इसका नाम उद्देशिका है। और आपको बताया गया है कि 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी जब उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे, तो उनको एक बार ये लगा था कि ये तब उसी टाइम पारित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अंबेडकर साहब और एम.आर. जयकर साहब ने ये कहा कि उस टाइम क्या था, मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रही थी संविधान सभा की बैठक का, तो इन दोनों जो एक विधि विशेषज्ञ उस समय थे, उन्होंने ये कहा कि अगर इनकी अनुपस्थिति में अगर उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो हो सकता है ये कभी ना आए। इस वजह से 13 दिसंबर 1946 को ये पारित नहीं हुआ। उसके बाद में 1-2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में भी पारित नहीं हुआ, और फाइनली ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो ये डेट आपको इसलिए बताई गई है कि कुछ लोगों को ये लगता है या फिर ये कंफ्यूजन देखने को मिलता है कि प्रस्तावना इस डेट को स्वीकार की गई थी, लेकिन यह तथ्य गलत है। ठीक है, इस डेट को प्रस्तावना स्वीकार नहीं की गई थी। प्रस्तावना जिस दिन स्वीकार की गई थी वो डेट है 17 अक्टूबर 1949। इस डेट को आप नोट कर लें कि इस दिन प्रस्तावना स्वीकार की गई थी। स्वीकृत की गई थी कि हाँ फाइनली ये संविधान की प्रस्तावना होगी, इसको स्वीकृति दे दी गई थी। ठीक है, और जो उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने के दिन को जो माना जाता है कि ये इस दिन लागू, इसको स्वीकार किया गया था, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है कि क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से प्रेरित इसका नाम है उद्देशिका, और दूसरा ये उससे प्रेरित, उसके वर्णन पर आधारित है, इसलिए ऐसा कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन ऐसा है नहीं। 26 जनवरी 1950 को संविधान की प्रस्तावना को लागू कर दिया गया था। अब एक क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, क्योंकि संविधान क्या है 1 से 395 तक है और प्रस्तावना उससे पहले है। तो प्रस्तावना के संविधान से पहले होने की वजह से ये काफी बार ये विवाद रहा है। कई बार ये कहा गया है कि भाग है और कई बार क्या कहा गया है कि भाग नहीं है। तो इससे जुड़ा हुआ सबसे पहला जो मुद्दा है वो है इनरी बेरुबारीवाद। SC 845 1960 का ये वाद है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें डिसीजन दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
एक ये वाद है जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हमने कल किया था। जो इनरी बेरुबारी का वाद जो 1960 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा था कि इसमें यह डिक्लेरेशन आया था कि संविधान का भाग नहीं है, और केशवानंद में ये आया था डिसीजन कि संविधान का भाग है। देखिए, केशवानंदवाद को हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। और अब बात करते हैं बेरुबारीवाद के बारे में। देखिए, बेरुबारी एक जगह थी इंडिया में जो जब विभाजन हुआ तो वो विभाजन के दौरान कहाँ चली गई? पाकिस्तान में वो जगह चली गई। और पाकिस्तान में जाने का रीजन ये था कि जब रेडक्लिफ के द्वारा सीमांकन कैसे किया गया था? मैप में पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन जोड़ दिए गए। तो बेरुबारी क्या हुआ? पाकिस्तान में चला गया। और इसके बाद में जब ये वाद आया था, ये वाद देखते हैं आप 1960 का वाद है ये। तो जो बेरुबारी के लोग थे उनका ये कहना था कि जहां संविधान में शब्द क्या लिखा हुआ है? प्रस्तावना में अखंडता। आप इस बात को ध्यान से सुने कि प्रस्तावना में अखंडता शब्द को लिखा गया है और आपने देश के लोगों को ही दूसरे देश को दे दिया है। तो क्या संसद के पास ये राइट है, गवर्नमेंट के पास क्या ये राइट है कि वो देश के लोगों को ही दूसरी कंट्री को दे दे? इस पर देखिए, जो बेरुबारी वाद था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि नेहरू नून समझौते के तहत ये इंटरनेशनल संधि जब भी होती है तो संसद का उस पर सुप्रीम राइट होता है कि वो उसकी सुप्रीम पावर होती है कि वो उस पर निर्णय वो लेगी, संसद लेगी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि अगर की गई है तो उसका डिसीजन क्या रहेगा, उसमें क्या करना होगा। तो नेहरू नून समझौते के तहत ये डिसीजन रहा था कि बेरुबारी पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। और इसी के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का बेरुबारी वाद में ये डिसीजन आया कि जो प्रस्तावना है, क्योंकि देखिए बेरुबारी के लोगों के द्वारा क्या दावा किया गया था कि जो अखंडता शब्द है ये संविधान के अंदर है और इस संविधान के अंदर ऐसे शब्द होने के बावजूद भी हमें देश से बाहर कर दिया गया है, खंडित एक तौर से करके हमें बाहर कर दिया गया है। तो आप इस चीज को इससे जोड़ के समझे कि प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि नेहरू नून समझौता संसद के द्वारा किया गया था, एक अंतरराष्ट्रीय ये इंटरनेशनल ट्रीटी, तो इंटरनेशनल ट्रीटी पर राइट होता है संसद का कि क्या करना है वो डिसीजन करेगी। और उनके द्वारा डिसीजन क्या किया गया था कि बेरुबारी को पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। और एक तरफ क्या कहा जा रहा है कि अखंडता होने के बावजूद हमें पाकिस्तान को दे दिया गया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया, क्योंकि हवाला किसका दिया गया था कि प्रस्तावना में अखंडता लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, समझ गए आप कि किस तरह से जो इनरी बेरुबारी वाद है वो प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है। ओके, इसमें सब समझ में आ गया सबको? क्लियर कि इनरी बेरुबारी वाद में किस तरह से ये बात कही गई थी। ठीक है, और केशवानंद भारती जो वाद था उसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि केशवानंद की डिटेल हमने कल डिस्कस की थी, तो इनरी बेरुबारी में क्या कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है।
ठीक है, और केशवानंद में कहा गया कि संविधान का भाग है, और इसमें प्लस इसमें संशोधन किया जा सकता है, डन, ओके। अब आपने ऊपर दो साइटेशंस देखी हैं, एक है इनरी बेरुबारीवाद और दूसरा है केशवानंद भारतीवाद। इसमें क्या लिखा है, बनाम लिखा है, और इसमें नहीं लिखा है। आप ये नहीं सोचना कि मैं भूल गई हूं उसमें लिखना, तो बेरुबारीवाद पढ़ा, ठीक है, और इसमें मैंने लिख दिया बनाम, ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है। तो ये और ये, इसमें डिफरेंस ये है, देखिए आप में से कुछ बच्चे हैं जो इस मुद्दे को पढ़ चुके हैं, तो हो सकता है उनको पता हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इस विषय में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए ये चीज आपको बता रही हूं कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143, इसके तहत राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है कि किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट बताए, ये मतलब इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जाता है, राष्ट्रपति संदर्भ। तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके द्वारा ये राय ली गई थी सुप्रीम कोर्ट से, और बाकायदा जब राय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा मांगी गई, तो जब राष्ट्रपति राय मांगता है तो बाकायदा संवैधानिक पीठ बैठती है। ऐसे नहीं है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज उठ के राय दे देंगे, ऐसी स्थिति नहीं होती है। बाकायदा संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, उस राय, जो मुद्दा है जिस पर राय मांगी जाती है उस पर विचार विमर्श किया जाता है, और संवैधानिक पीठ के विषय में संविधान में ये कहा गया है कि कम से कम 5 जजेज होने चाहिए, तो 5, 7 और हमेशा विषम संख्या में होंगे, तो 5, 7, 9, 11 कितने भी संवैधानिक पीठ हो सकती है, और वो संवैधानिक पीठ इस विषय पर अपना राय व्यक्त करती है राष्ट्रपति को। और जिस वाद में इस तरह से जब राय मांगी जाती है तो उसके आगे लगता है इन रे, ठीक है, इसलिए इसमें इनरी बेरुबारीवाद, इसलिए इसको इनरी कहा जाता है, क्योंकि इस मुद्दे में मुद्दा तो था जो था, लेकिन लास्ट में राष्ट्रपति के द्वारा इसमें राय मांग ली गई थी, इसलिए इसको इनरी बेरुबारीवाद कहा जाता है। देखिए बेरुबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना को भले ही संविधान का प्रेरणा तत्व कहा जाए, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया कि भाग नहीं है और एक बार कह दिया कि भाग है। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया तुम कभी भी कुछ भी बोलोगे, एक बार तुम बोल रहे हो, एक केस में तुमने बोल दिया कि भाग नहीं है, और थोड़े 12-13 सालों बाद दूसरा आया, उसमें कह दिया कि भाग है। देखिए ये बाकायदा संविधान ने ये राइट दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को, क्योंकि देखिए एक मुद्दा आया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसी बात को दूसरे निर्णय में बात को पलट दिया। देखिए जनरली एक ह्यूमन बीइंग अगर ऐसा करे तो उसकी प्रेस्टीज, उसकी इमेज बहुत खराब हो जाती है कि भाई ये अपनी बात पे कायम नहीं रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी संस्था जिसने एक निर्णय दिया, जो वाद बहुत ट्रेंड सेटर केस है ये बाकायदा, और दूसरे वाद में उस बात को बदल दिया। तो ये कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी अधिकार के कर दिया हो, जबकि जो आर्टिकल 137 है, आर्टिकल 137 जो संविधान का है, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को अपने जजमेंट को रिव्यू करने का राइट देता है, ठीक है। पुनर्विलोकन का राइट आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, जिसके तहत वो अपने निर्णयों के, स्वयं के निर्णय को बदल सकता है। ये राइट आर्टिकल 137 में दिया गया था, और उसी के तहत एक ही मुद्दे पर एक निर्णय के बाद में दूसरे वाद में जो सुप्रीम कोर्ट है अपने निर्णय को परिवर्तित कर सकता है रिव्यू के राइट के अंतर्गत, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य जो केस था के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन
कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। ये कल की क्लास में ये बात डिस्कस नहीं हुई थी, इसलिए मैं आपको एक बात ये बताया है मैंने कि जैसे और आधारभूत ढांचे बताए, उसी तरह ही ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आप प्रस्तावना भाग है, संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि वो आधारभूत ढांचे को नष्ट कर दे। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये सारे शब्द भी जोड़े गए। और प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। ये सब बातें जो केशवानंद भारती केस आया था उसमें कही गई थी कि प्रस्तावना शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। और उस टाइम एक जज थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने कहा कि हमारी जो उद्देशिका है, हमारे राष्ट्रीय जीवन के कतिपय मूलाधारों के प्रति हमारी आस्था और हमारे विश्वास की घोषणा है। यह एक अनिवार्य आदर्श स्तर है और एक अडिग संकल्प है। ये जो बात हिदायतुल्ला ने कही थी, ये कही थी गोलकनाथ वाद में। तो कुल मिला के बात ये है कि मोस्टली जो बात हमने कल डिस्कस की थी कि एक वाद जब चलता है उस पर बहुत सारे बिंदु डिस्कस किए जाते हैं। इसी तरह जैसे गोलकनाथ का वाद है, उसमें भी प्रस्तावना पे बात की गई थी और केशवानंद में भी बात की गई थी। इस तरह से जब वाद के डिसीजंस आते हैं तो बहुत सारे मुद्दे। हाँ बेटा, संवैधानिक पीठ, देखिए आपको मैंने ये बात बेटा कल बताई थी कि जो संवैधानिक पीठ गठित की जाती है उसका विषम संख्या में होना जरूरी होने का एक रीजन है। जैसे कि जो केशवानंद का डिसीजन आया था वो 7 और 6 के अनुपात में आया था। 7 लोग, देखिए जब संवैधानिक पीठ बनती है तो सब अपना जजमेंट देते हैं, सब जजेस। जैसे 13 बैठे थे इसमें, क्योंकि गोलकनाथ में 11 जजेस की बेंच बैठ चुकी थी, तो इस वाद में क्या थे, 13 जजों की बेंच थी। तो 7 लोगों ने इसके पक्ष में असेंडिंग ओपिनियन में डिसीजन दिया था और 6 लोगों ने डिसेंडिंग ओपिनियन में। तो बेटा ये विषम संख्या होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि देखिए अगर समझ ली 14 की बेंच हो गई, 12 की बेंच वो संवैधानिक पीठ हो गई, इसको बेंच ही कहते हैं, लेकिन जब ये 5 से ज्यादा संख्या में हो जाती है तो वो संवैधानिक पीठ कहलाती है। बेंच अगर 10 लोगों की हो गई और अगर निर्णय बंट गया 5 और 5 के अनुपात में, तो फिर निर्णय कैसे आएगा। इसलिए ये जरूरी होता है कि इसको विषम संख्या में किया जाता है, ताकि ये जैसे कि कैसे भी आ सकता है, लेकिन एक कम और एक ज्यादा होता है, तो ज्यादा वाला होता है वो मान्य होता है। एक संख्या हमेशा ज्यादा होती है और एक संख्या कम होती है। जब ये विषम संख्या में होता है तो एक संख्या ज्यादा और एक संख्या कम होती है। इसलिए फाइनली ये किया जाता है कि इसको हमेशा से संवैधानिक पीठ में जजों की संख्या हमेशा क्या होती है, विषम संख्या में रहती है। ठीक है। और हम देखते हैं कि प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। देखिए अब बात करते हैं कि इतना सारा डिस्कशन के बाद में कि प्रस्तावना में होता क्या है। एक तो प्रस्तावना में उद्देश्य होता है, ठीक है, और एक ये डेट बताई जाती है कि जिस भी, चाहे संविधान है तो संविधान के लागू होने की, और अगर किसी और एक्ट की प्रस्तावना है तो उस एक्ट के लागू होने की। तो प्रस्तावना में होगा क्या, एक तो होगा उद्देश्य कि इसका निर्माण जिस भी एक्ट की ये है उसका क्यों किया गया है, और दूसरा ये लागू कब, मतलब डेट जो बताई जाएगी वो, ठीक है, और तीसरा ये कि इसका क्षेत्राधिकार, कि ये लागू किस पर होगी। हर जो एक्ट होता है, जिस तरह संविधान में प्रस्तावना में है उसी तरह हर एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्लोज होता है वो ये 3 चीजें बताता है। उसी तरह
जो हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है ये 3 चीजें बताती हैं। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चन प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना क्या क्या स्पष्ट करती है। देखिए, प्रस्तावना 4 चीजें आपके सामने स्पष्ट करती है। संविधान का स्रोत क्या है, और संविधान की जो सरकार जो निर्माण संविधान के तहत होगी उस सरकार की प्रकृति क्या है, और इसके साथ ही संविधान के उद्देश्य को और इसके लागू होने की तिथि को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान का स्रोत। स्रोत और सरकार की प्रकृति का मतलब ये है, इसका मीनिंग ये निकलता है कि किस तरह की शासन व्यवस्था होगी, कैसा राज्य होगा। ठीक है, संविधान का उद्देश्य और लागू होने की तिथि। ओके, डन। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्रोत क्या है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है हमारी प्रस्तावना। और सबसे पहला क्वेश्चन उठ सकता है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उठ सकते हैं कि हम भारत के लोग कहाँ लिखा है आपके संविधान में, और भारत के संविधान का जो स्रोत है वो कौन है, और जो हम भारत के लोग हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है कि संविधान सभा के सदस्यों ने ये शब्द सबसे पहले लिखे। क्या लिखा, हम भारत के लोग, क्योंकि जिन सदस्यों के द्वारा संविधान बनाया गया था और जो ये प्रस्तावना बनाई गई थी वो लोग संविधान सभा में जनता द्वारा चुन के भेजे गए थे, जिसको हमने पूरा संविधान सभा का टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो भारत के हर व्यक्ति के प्रतिनिधि के तौर पर वो संविधान सभा में संविधान सभा के जो सदस्य थे वो बैठे थे। मीन्स कि कितने सुंदर शब्द प्रयोग किए गए। आप देखिए कि कितना सोचा गया होगा इस चीज पे कि इस जगह सबसे शुरुआत में क्या लिखा जाए, और कितना अच्छा और कितना सुंदर डिसीजन ये रहा कि क्या लिखा गया, हम संविधान सभा के सदस्य है या फिर ऐसी कुछ चीजें नहीं लिखी गई, क्योंकि उन लोगों ने ये डिसाइड ये सोच के किया होगा कि हम लोग किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किसके लिए बनाया जा रहा है ये संविधान, और हमें यहाँ पर चुन के क्यों भेजा गया है और किन्होंने भेजा, उनको किन्होंने भेजा, हम भारत के लोग। तो ये निर्माण भी उनकी तरफ से ही हो रहा है, इसलिए ये शब्द सबसे पहले लिखा गया कि हम भारत के लोग, क्योंकि वो जो संविधान सभा में इतने से सदस्य थे वो पूरा भारत था,
पूरे भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग, इसलिए ये शब्द उन्होंने डिसाइड किया कि हम भारत के लोग। तो स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का स्रोत कौन है, तो ये जो प्रस्तावना का पहला शब्द जो है वो इसका आंसर देता है कि हम भारत के लोग इसका स्रोत हैं। ठीक है, और हम भारत के लोग इसका मतलब क्या है, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर ये है कि संविधान सभा के लोगों जो सदस्य थे उनके माध्यम से उनके द्वारा ये निश्चय किया गया कि ये जो हम किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, ये किसके माध्यम से बन रहा है, ये हमें यहाँ पर किन्होंने भेजा, किन लोगों ने हमें यहाँ पे भेजा है? इंडियंस ने, सब ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्हें संविधान सभा में भेजा था। तो वो बैठे थे, इन लोग नहीं बैठे थे, वो बैठे थे, लेकिन निर्माण किसके लिए हो रहा था? उनके लिए। तब ये शब्द जोड़ा गया, हम भारत के लोग। तो ये जो शुरुआत करने की हम भारत के लोग की रीजन थी, जो वो ये थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान का स्रोत जनता है, ये कौन स्पष्ट करता है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार, कौन ये चीज स्पष्ट करता है कि संविधान का स्रोत जनता है? तो प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि संविधान का स्रोत जनता है। और इसके साथ ही आपको प्रस्तावना के ये शब्द आपको बताते हैं कि जनता ही देश में सर्वोच्च है। ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, हम भारत के लोग, यही बताता है कि जनता देश में सर्वोच्च है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि स्रोत कौन है, जो कि ये था स्रोत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की प्रकृति। सरकार की प्रकृति, ये है सेकंड क्वेश्चन। संविधान का उद्देश्य और लागू होने की तिथि। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है सरकार की प्रकृति। ठीक है, प्रस्तावना देश की जो गवर्नमेंट है, जो शासन व्यवस्था है, वो किस प्रकृति की है, हमारा देश कैसा है, हमारा राज्य कैसा है। ये प्रकृति से क्या तात्पर्य है कि क्या हम निरंकुश हैं, क्या हम तानाशाह हैं, क्या हमारे पास लोकतंत्र है, क्या हम पूंजीवादी हैं, क्या हम समाजवादी हैं, या फिर एक धर्म की प्रधानता वाला राष्ट्र है, या पंथ निरपेक्ष हैं, क्या हम संप्रभु हैं, क्या हम किसी के अधीन हैं। ये सब क्या है, जो इन सब सवालों का जवाब दे, वो है सरकार की प्रकृति। प्रस्तावना को देखिए, इन सवालों का जवाब स्पष्ट करती है प्रस्तावना के एक एक शब्द की। प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना में जो जो लिखा है उनसे जो प्रस्तावना की प्रकृति है वो स्पष्ट दिखाई देती है। जिसमें क्या लिखा है, एक सबसे पहले जो शब्द लिखा है वो है, जो प्रकृति को स्पष्ट करते हैं, वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, क्या लिखा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि हम संप्रभु हैं। जो इतने सारे क्वेश्चन, क्या आप तानाशाह हैं, क्या आप पूंजीवादी हैं, क्या आप समाजवादी हैं, क्या आप निरंकुश हैं, क्या एक धर्म वाला राष्ट्र है, किस तरह, क्या लोकतंत्र है, क्या है। तो सबसे पहला जवाब जो प्रस्तावना देती है सरकार की प्रकृति के विषय में, कि हम संप्रभु हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि किसी भी राष्ट्र का अपना संविधान तभी हो सकता है जब वो संप्रभु हो। अगर आप संप्रभु नहीं हैं तो आपका अपना संविधान नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो शब्द जोड़ा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सबसे पहले जोड़ने का यही रीजन है कि अगर संविधान हमारा है तो इसका मतलब ये है कि हम संप्रभु हैं, और हम आंतरिक और बाह्य हर तरह से संप्रभु हैं। हम हमारे निर्णय पूर्णतः खुद लेते हैं। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं देती है किसी भी तरह के डिसीजन लेने के लिए। और संप्रभुता है क्या, इसको हम पीछे की क्लास में, संवैधानिक इतिहास की जो क्लासेस रही हैं उसमें बहुत डिटेल से समझ चुके हैं। ठीक है, इसलिए जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है वो यही है कि हम कंप्लीटली आंतरिक तौर पे, बाह्य तौर पर, इन सब चीज़ों को मैंने संप्रभुता को, जो शब्द, इस संप्रभुता शब्द को आपको मैंने बहुत डिटेल में उस टाइम बताया था कि संप्रभुता होती क्या है। तो देखिए,
क्योंकि हम आंतरिक और बाह्य तौर पर संप्रभु हैं। देखिए, हालांकि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, लेकिन राष्ट्रमंडल के सदस्य, कॉमनवेल्थ के सदस्य वो लोग हैं जो एक समय में ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, लेकिन और उन जो राष्ट्रमंडल है उनके अध्यक्ष भी अभी कौन है, पहले महारानी थी, अब चार्ल्स थर्ड है। लेकिन नेहरू जी ने यह क्लियर कर दिया था कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य जरूर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति संपूर्ण तरीके से स्वतंत्र है। इसलिए ही हम ये लिखते हैं कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण का मतलब है कि हम आंतरिक और बाह्य तौर दोनों तौर पर हम स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं। हमारे निर्णय हमारे खुद के हैं, ना कि किसी और के, ना ही कोई अन्य सरकार, किसी अन्य देश की सरकार हम पर अपने निर्णय थोप सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो क्या लिखा है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। देखिए, ये बहुत बड़े शब्द हैं। अभी एक बार इनको छोड़ के एक बार लोकतंत्रात्मक आते हैं, गणराज्य पर, और इसके बाद में इन पर डिटेल में चर्चा अभी हम आगे करेंगे। देखिए, अब आप देखते हैं कि लोकतंत्रात्मक, ये सब हमारे सरकार की प्रकृति को बताने वाले शब्द हैं कि क्या पूछा जाएगा कि स्रोत क्या है। संविधान हमारे अपना स्रोत बताता है कि स्रोत कौन है, भारत के लोग। और सेकंड, जो सरकार की प्रकृति का जो क्वेश्चन है उसके आंसर ये शब्द एक एक करके दे रहे हैं। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक आते हैं कि लोकतंत्रात्मक देश शासन व्यवस्था हमारे देश में है। ठीक है, हर 5 साल में हमारे देश में जनता को सरकार चुनने का मौका मिलता है। तो आप सोचेंगे कि सबको सब देशों में मिलता है, अपना कोई अलग अनोखा थोड़ी मिल रहा है। हम इंडिया में तो चलो 5 साल में मिलता है, अमेरिका में तो 4 साल में मिल रहा है। देखिए, वो एक अलग स्थिति है, लेकिन हमारा जो राष्ट्र है उसमें कितने स्तर पर हम सरकार चुनते हैं, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो इतने स्तर पर, इतना ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्ल्ड में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसी लोकतांत्रिक भागीदारिता का अवसर भारत की सरकार जनता को देती है, वैसा पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश अपने नागरिकों को नहीं देता है। ठीक है, हम लोकतंत्रात्मक हैं, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमारे है। आगे शब्द है गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य में लोकतंत्रात्मक शब्द हम क्लियर कर चुके हैं, अब है गणराज्य शब्द। गणराज्य का मतलब है कि गणतंत्र का जो मीनिंग है वो ये है कि जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है, चाहे वह अप्रत्यक्ष है, लेकिन कम से कम इंग्लैंड की तरह मोनार्की नहीं है, राजतंत्र नहीं है, इसलिए जिस राष्ट्र का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है वो गणराज्य है। और हमारे देश में यही सिस्टम है कि हमारे राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। वो एक अलग बात है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, लेकिन निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं 2 शब्द, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, कि ये क्या है। ठीक है, समाजवादी 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया। देखिए कब आया, 1976 में। कब आया, 1976 में। लागू कब होता है और आया क्या था, 42वां। तो देखिए, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, ट्रिक बताते हैं कि इसमें 6 है और इसमें 4 और 2 6 हो गए। तो ये इस तरह से तुम याद रख सकते हो। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन आया कब था, वो तो बात अलग है, लेकिन आप इससे जुड़े क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर ये पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ था, तो आप हमेशा 1977 करके आए। इस ट्रिक के चक्कर में भूल मत जाना। ठीक है, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब किया गया तो उसके द्वारा शब्द जोड़ा गया समाजवाद। एक समाजवाद एक ऐसे आर्थिक दर्शन के रूप में समझा जा सकता है कि जहां पर उत्पादन के और वितरण के साधन जो होते हैं उन पर स्वामित्व किसका होता है,
राज्य का। ठीक है, एक ऐसा मतलब आर्थिक दर्शन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो उत्पादन के और वितरण के जितने माध्यम हैं उन पर किसका नियंत्रण होगा? राज्य का। हालांकि हम देखते हैं कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है उसको अपनाया है। ठीक है, जहां अपने देश में क्या सिस्टम है, राज्य के अलावा निजी क्षेत्र के लोगों के द्वारा उत्पादन का कार्य किया जा सकता है, और यह एक राजनीतिक आर्थिक प्रणाली है। क्या है? राजनीतिक आर्थिक प्रणाली है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करती है। देखिए, सामाजिक दर्शन सोशलिस्ट फिलोसॉफी के रूप में समाजवाद, सामाजिक समानता, इन सब चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हमारे देश में समाजवाद के और लोकतंत्र के बहुत ही बेहतरीन सामंजस्य को देखा जा सकता है। किसको? समाजवाद को और लोकतंत्र के मिक्सचर को हम देखते हैं यहाँ पर। और एक जो आप केस जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे, मिनर्वा मिल्स जो केस हुआ था, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ और ऑल इंडिया रिपोर्टर का 1980 का केस है SC 1789। ठीक है, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ थी ने समाजवाद को भी डिफाइन किया था। जैसे हमने कल आपको बताया था कि एक वाद में जब डिसीजन आता है तो बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। देखिए, 700, 700, 800, 800 पेजेस के डिसीजन आते हैं, तो इनमें कितनी बातों के बारे में लिखा होता होगा। तो इस मिनर्वा मिल्स वाद में समाजवाद को क्या बताया गया था कि राष्ट्र संविधान में मौजूद जो मौलिक अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके सिद्धांतों के आपसी समन्वय के द्वारा अपने लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करता है। क्या करता है कि उन जो संविधान के पास में, जो राष्ट्र के पास में जो व्यवस्था है, जो संविधान में राष्ट्र के पास में FRDP का जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें क्या करता है, FR और DP में राष्ट्र क्या करता है, समन्वय रखता है और उसके माध्यम से क्या देता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के कारण कल हमने क्लास में डिस्कस किया था कि मिनर्वा मिल्स वाद में ये कहा, एक चीज ये भी कही गई थी कि जो DPSP और FR हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, ताकि वो एक दूसरे के पूरक बनी रहेंगे तो सबको सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलता रहेगा और जो समाजवाद की जो एक संरचना व्यवस्था बनाई गई है वो बनी रहेगी। इसके अलावा देखिए, इस समाजवाद के रूप में हम एक केस और देखते हैं कि एयर इंडिया वैधानिक निगम वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन, और ये केस आया था 1997 में। इस मामले में जो ये कहा गया था कि संपत्ति संबंधी, कराधान संबंधी, सार्वजनिक व्यय संबंधी, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं में परिवर्तन किया जाना संविधान के तहत एक समाजवादी राज्य की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक है। कि जो संपत्ति संबंधी सिस्टम है और जो टैक्स से रिलेटेड सिस्टम है और जो सार्वजनिक व्यय है वो जो उसके लेके जो सिस्टम चल रहा है, शिक्षा को लेकर जो सिस्टम चल रहा है, सामाजिक जो सेवाओं को लेकर जो सिस्टम चल रहा है, समाजवादी राज्य की अवधारणा को, क्योंकि देखिए ये डिसीजन आया था 97 में और 91 के बाद में ये हुआ कि प्राइवेटाइजेशन, मतलब जो प्राथमिकीकरण है, चीजों को प्राइवेट कर दिया जाने लगा 91 के बाद में। ठीक है, तो इस नीति की वजह से बाद में 97 में ये डिसीजन आया था कि वर्तमान में जो चल रहा है कि संपत्ति संबंधी, टैक्स संबंधी, सार्वजनिक व्यय को रिलेटेड, सामाजिक सेवाओं को रिलेटेड जो स्थिति चल रही है उससे कहीं ना कहीं जो समाजवाद की जो संकल्पना है उसको हार्म हो रहा है। तो इनमें परिवर्तन करके जो समाजवादी राज्य की जो वास्तविक संकल्पना है उसको प्राप्त किया जा सकता है। और जो आर्थिक न्याय शब्द में प्रस्तावना में है, आर्थिक न्याय आप देखते हैं कि आर्थिक न्याय की बात इसमें की गई है। प्रस्तावना में क्या बोला गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आप देखते हैं कि आर्थिक न्याय शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ये उस टाइम जब ये प्रस्तावना बनी थी तब
समाजवादी शब्द प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन जो ये आर्थिक न्याय शब्द है ये बात दिखाता है कि जो समाजवाद की जो अवधारणा थी वो प्रस्तावना में पहले से ही अंतर्निहित थी। हालांकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को जोड़कर इसको स्पष्ट कर दिया गया। देखिए, जहां तक राष्ट्र में समाजवाद की बात है, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण की जो मात्रा होती है कि राष्ट्र में उत्पादन के साधन है, उन पर राष्ट्र का नियंत्रण कितना है, कम है कि ज्यादा है, इस आधार पर समाजवाद के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण होता है कि कितना समाजवाद है। अगर बहुत नियंत्रण है तो कंप्लीट समाजवाद है कि सारी व्यवस्था गवर्नमेंट ही कर रही है, सारा नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर गवर्नमेंट का ही है, तो जो उत्पादन है उनके साधनों पर नियंत्रण की जो मात्रा है, कम या ज्यादा, वही समाजवाद के स्वरूप का निर्धारण देश में करती है। लेकिन यही मैंने जैसे आपको बताया कि निजीकरण की जो और उदारीकरण की और वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के कारण ये मतलब जो शब्द हैं वो अप्रासंगिक बनता जा रहा है। क्या है? अप्रासंगिक बनता जा रहा है, क्योंकि जिस भावना के साथ में ये शब्द जोड़ा गया था उसमें क्या हुआ है, कमी आ गई है, क्योंकि वैश्वीकरण और निजीकरण उदारीकरण की जो स्थिति है वो 91 के बाद में देखी जा रही है। ठीक है, और इसके अलावा एक केस आया था डीएस नकारा का, डीएस नकारा वर्सेस भारत संघ। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया था कि समाजवाद का मूल तत्व है, कि समाजवाद का मूल तत्व क्या है, कि समाजवाद का जो मूल तत्व है वो ये है कि कमजोर वर्ग और जो कर्मकार लोग हैं समाज में, कमजोर वर्ग है और जो कर्मकार वर्ग है उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना। किस में कहा गया था? डीएस नकारा वर्सेस भारत संघ। ये वाद आया था, इसमें क्या कहा था कि जो कमजोर वर्ग है और जो कर्मकार वर्ग है उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना समाजवाद है, और उनके लिए जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना ही समाजवाद है। इसका अर्थ क्या है कि आर्थिक समानता और आय के समान वितरण से है, कि आर्थिक समानता रहेगी और आय का वितरण समान होगा। देखिए, ये आप देखते हैं कि ये क्या है, ये गांधीवाद और मार्क्सवाद। देखिए, गांधीवाद क्या है और मार्क्सवाद क्या है। इस दोनों विचारधाराओं को जब आप मिला हुआ देखेंगे तो आप देखते हैं कि वो समाजवाद को पैदा करता है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था हमारे देश में देखने को मिलती है वो गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है। और हालांकि हमारे देश में जो संविधान है, जो समाजवाद है, वो गांधीवाद की तरफ झुका हुआ है, और जिस प्रकार के राष्ट्र की रचना संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के तहत उनकी जो मंशा थी वो आज जैसा भारत है, वैसे ही भारत निर्माण की जो मंशा थी इस समाजवाद के अंदर देखने को हम इसमें देखते हैं, जो अभी हमारी स्थिति है। ठीक है, इसके बाद में समाजवादी के बाद में एक बहुत बड़ा शब्द है पंथ निरपेक्ष। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आगे पढ़ेंगे। तो अब एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द भी कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष की धारणा जो संविधान में प्रयुक्त जो विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, देखिए जैसे आर्थिक न्याय जो शब्द लिखा था, आर्थिक न्याय शब्द समाजवादी शब्द लागू होने के पहले लिखा था, जो क्या बताता है कि समाजवादी राष्ट्र की जो संरचना की संकल्पना थी वो ऑलरेडी प्रस्तावना में थी। उसी तरह से जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द
बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन आप देखेंगे कि विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये जो शब्द हैं, विश्वास, धर्म कि आप किसी में विश्वास रखते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी की उपासना कर सकते हैं, ये जो शब्द हैं, ये पंथ निरपेक्षता की जो भावना है वो पहले से ही प्रस्तावना में अंतर्निहित थी, इसको दिखाता है। देखिए, ये जो संशोधन किया गया, इसके द्वारा क्या किया गया, इसको स्पष्ट कर दिया गया। पहले क्या सिर्फ लिखा था कि विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लेकिन इस शब्द के माध्यम से ये जो भावना है इसको स्पष्ट कर दिया गया। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है कि हाँ, हमारी कंट्री का ये धर्म है, ठीक है, और सभी धर्मों के साथ में इक्वल रहता है और उनको जो संरक्षण प्रदान करना है, सबको एक जैसा संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा एक केस और आया था, अरुण राय वर्सेस भारत संघ, और उसमें भी न्यायमूर्ति श्री धर्माधिकारी थे। उन्होंने भी ये कहा था कि जो समाजवाद का सकारात्मक रूप है, समाजवाद के सकारात्मक रूप को अपनाना चाहिए कि पंथ निरपेक्षता जो है, समाजवाद जब राष्ट्र होगा उसमें जो पंथ निरपेक्ष होगा, पंथ निरपेक्षता जो अपनाई जाएगी वो भी सकारात्मक तौर पर राष्ट्र में होनी चाहिए। मतलब कि जो सकारात्मक अर्थ का मीनिंग ये है कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये हो कि कोई स्पेसिफिक धर्म को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन सबको सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए और सबके मन में सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, ठीक है। देखिए, आमतौर पर आप पुस्तकों में सभी पंथ निरपेक्षता दो संदर्भों में समझते हैं, ठीक है, भारतीय मॉडल और पश्चिमी मॉडल। देखिए, जनरली हम जब पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम राज्य के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में, इसका पश्चिमी मॉडल और इसका भारत में किस तरह से इसको स्वीकार किया गया है, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास में, वो इस सब से कोई भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, किसी बुक्स में आपने पढ़ा होगा, उससे बहुत अलग होगा। और आज इस क्लास में पढ़ने के बाद में इस जो पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, ये वाला जो कंफ्यूजन है, वो किसी भी कंफ्यूजन में आप नहीं रहेंगे और ना ही आपको धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता पढ़ते हुए किसी भी बुक में इस तरह का विवरण आपको मिलेगा भी नहीं। क्योंकि देखिए, बहुत सारा मैटर कई जगह से पढ़ने के बाद में ये सब जो आज आपसे डिस्कस किया जाएगा वो मैंने सब एक जगह इकट्ठा किया है, ठीक है। तो देखिए, जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि पंथ निरपेक्षता राज्य के संदर्भ में क्या है और व्यक्ति के संदर्भ में क्या है। राज्य के संदर्भ में ये क्या है कि राज्य का अपना कोई पंथ नहीं है, और व्यक्ति के संदर्भ में क्या है कि राज्य मतलब कि व्यक्ति किसी भी पंथ को स्वीकार कर सकता है। राज्य कोई किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी पंथ स्पेसिफाई नहीं करेगा कि आप उसको मानो। आमतौर पर यही चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं। और देखिए, व्यक्ति के संदर्भ में यह है कि व्यक्ति धर्म के किसी भी पहलू को धारण कर सकता है। और आप एक बात देखेंगे कि ये आप बात ध्यान से सुनना कि जो राज्य है उस पर तो इस पंथ निरपेक्ष के मामले में अंकुश है, और जनता है, व्यक्ति है, उस पर अंकुश नहीं है। राज्य पे क्या अंकुश है कि वह किसी स्पेसिफिक धर्म को, पंथ को नहीं मानेगा, पंथ को नहीं मानेगा। एक आप बात लिखें कि कोई राज्य किसी पंथ को नहीं मानेगा। लेकिन व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के विषय में क्या है, व्यक्ति को कंप्लीट फ्री छोड़ दिया गया है कि आप किसी भी पंथ को मानिए।
राज्य पर अंकुश है और व्यक्ति पर अंकुश नहीं है। अब हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। देखिए, राज्य ना तो किसी एक धर्म को बढ़ावा देगा, ना ही किसी धर्म के साथ भेदभाव करेगा। कुल मिला के बात यह है कि राष्ट्र तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाएगा। देखिए, राज्य धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाएगा। देखिए, तुष्टीकरण से तात्पर्य यह है कि राज्य किसी एक स्पेसिफिक एक धर्म के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं करेगा। देखिए, इस चीज का राजनीतिकरण होता रहता है, लेकिन लोग सरकारें क्या करती है, किसी एक जहां पर जिस जाति का, जिस समुदाय का बाहुल्य होता है, उसके लिए व्यवस्थाएं करती है। ये क्या है? ये इस संकल्पना का राजनीतिकरण है। लेकिन संविधान जो है इस संकल्पना के राजनीतिकरण के लिए मना करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि केशवानंद में भी हमने पढ़ा था, जबकि इसका वाद का निर्णय 42वें संविधान संशोधन से 3 साल पहले ही आ गया था। कब जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता? जो केशवानंद का डिसीजन आया था उसके 3 साल बाद में, जबकि इसमें ही बोल दिया गया था कि जो पंथ निरपेक्षता है हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। और जबकि यह शब्द उस टाइम उल्लेखित भी नहीं था, तो यही चीजें थी जो ये स्पष्ट करती थी कि हमारे संविधान में ये भावना पहले से अंतर्निहित थी। ठीक है, अब आप ध्यान से पढ़ें। अब जो ये मुद्दा है धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, धर्म क्या होता है, पंथ क्या होता है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबको अभी तक सब समझ में आया है? सब क्लियर है अभी तक? बताइए। अभी तक सब क्लियर? ओके, डन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके अंदर भी ये कंफ्यूजन होगा कि आखिर ये धर्म निरपेक्ष हैं कि पंथ निरपेक्ष हैं, और अगर धर्म निरपेक्ष हैं तो धर्म क्या होता है, और अगर पंथ निरपेक्ष हैं तो पंथ क्या होता है। दूसरी बात, ये निरपेक्ष क्या शब्द है। तो आज हम देखिए, बहुत सारे टीचर्स ने आपको इस पे डिस्कशन किया होगा, लेकिन देखिए आज मैं इतनी कोशिश करूंगी और मैं श्योर हूं कि आज के बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं बचेगा कि ये धर्म क्या है, पंथ क्या है, और फिर धर्म निरपेक्ष है तो धर्म निरपेक्ष क्या है। ये सब कंफ्यूजन आज आपके खत्म हो जाएंगे कि हम धर्म निरपेक्ष हैं या पंथ निरपेक्ष। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म। तो इस सेकुलरिज्म का मीनिंग धर्म निरपेक्ष निकलेगा या फिर पंथ निरपेक्ष निकलेगा। देखिए, संविधान में ये शब्द जोड़ा गया 1976 में, और इसको क्या कहा जाता है, सेकुलर। सेकुलर का वास्तव में मीनिंग होता है पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्म निरपेक्ष। क्या है इसका मीनिंग? जो ये शब्द लिखा गया है, ये एक्चुअल में सेकुलर का मीनिंग है। क्या है? पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष इसका मीनिंग नहीं है। और क्यों ये मैं आपको कह रही हूं, ये आपको अब आगे डिस्कशन में समझ में आएगा। क्या मीनिंग है? पंथ निरपेक्ष। जो सेकुलर वर्ड यूज किया जाता है उसका मीनिंग क्या है? सेकुलर, जो पंथ निरपेक्ष। और इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होता है? पंथ निरपेक्षता, ना कि धर्म निरपेक्ष। और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल रहना मतलब उस ओर ना जाना, किसी स्पेसिफिक चीज से अलग रहना। अब देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। धर्म और पंथ, इनका मीनिंग क्या है? धर्म निरपेक्ष, धर्म और पंथ का क्या मतलब है, और धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या है? देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि धर्म क्या है।
देखिए, धर्म का तात्पर्य होता है जिसे हम धारण कर सकते हैं, यानी कि मानव होने के नाते हमें ये लगे कि ये होना चाहिए। क्या है धर्म? क्या है? जिसे धारण किया जा सके, और अगर हम एक ह्यूमन बीइंग हैं तो ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है। और हमारी जो मनुस्मृति है उसमें 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म के। क्या है वो लक्षण है कि हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, जिसको हम धारण कर सकते हैं, क्षमा होनी चाहिए, और अपने मन को कंट्रोल कर, उसको नियंत्रित करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, संयमित होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, और अपनी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, बुद्धि और विद्या। ये क्या है? मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। ठीक है। एक ये समझ लीजिए कि धर्म जो है वो एक प्रकार का मानवीय मूल्य है, और धर्म क्या है? एक मानवीय मूल्य है, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द को धर्म न मानकर एक जीवन शैली माना है। क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म मतलब एक जीवन शैली, जो उक्त बातें जो हमने अभी डिस्कस की कि हमारे अंदर सत्य होना चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ठीक है। और ये कहां से जुड़ता है? हिंदू धर्म से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द को धर्म न मानकर एक जीवन शैली माना है। जीवन शैली का मतलब कि ये सिर्फ मानक हैं जिनके द्वारा एक अच्छे जीवन को जिया जा सकता है। ये सिर्फ मानक है, मतलब एक शैली है, तरीका ही। तो देखिए, आप खुद देखिए क्या चीजें हैं ये। धैर्य रखना चाहिए, कहाँ काम आएगा आपने जीवन जीने में। सत्य बोलना चाहिए, कहाँ काम आएगा अच्छा जीवन व्यतीत करने में। ये सब जो मनुस्मृति की जो ये 10 लक्षण धर्म के बताए गए हैं, ये हमारे एक अच्छी जीवन शैली निर्मित करने के आधार बन सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द को धर्म ना मानकर एक जीवन शैली माना है। और यह जीवन शैली कोई एक स्पेसिफिक हिंदू की जरूरी नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए समान है। देखिए, धर्म क्या है? धारण करने योग्य। और धारण करने योग्य क्या? कुछ बातें बता दी गई हैं कि आप इनको अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो वो कोई स्पेसिफिक ऐसा तो है नहीं कि कोई हिंदू ही अपनाएगा, मुस्लिम ही अपनाएगा, या फिर कोई सिख अपनाएगा, ईसाई अपनाएगा। जो चीज धारण करने योग्य है तो वो किसके लिए है? मनुष्य के लिए। तो मनुष्य तो सब है, तो उसको तो कोई भी धारण कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए जो ये एक जीवन शैली है जिसे जो सबके लिए समान होती है। और धर्म जो है वो एक भारतीय शब्द है। क्या है? और भारतीय शब्द है, लेकिन विश्व में इसके लिए ये शब्द नहीं है। ये जो चीज है इसके लिए क्या शब्द है? रिलीजन। रिलीजन शब्द का प्रयोग विश्व स्तर पर किया जाता है। और जो रिलीजन शब्द है और धर्म शब्द है, ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए, रिलीजन शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? यूरोप में। और वहां पर रिलीजन राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है उससे संबंधित है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत में क्या है? 2 बातें हैं। ठीक है, कि राज्य की उत्पत्ति क्या हुई है? ईश्वर द्वारा हुई है। और राजा जो है, कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है, और राजा जो है वो उस ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है। तो जो धर्म और रिलीजन शब्द हैं वो दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है। इसके बाद में धर्म शब्द को हम समझ चुके हैं। धर्म के साथ में क्या शब्द जुड़ा हुआ है? निरपेक्ष। कि निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष का मतलब है अलग रहना। आप इस बात को, इस वर्ड को याद रखें कि धर्म का मीनिंग क्या हमने डिस्कस किया है, और निरपेक्ष शब्द का मीनिंग हमने क्या डिस्कस किया है। धर्म कुछ बातें हैं जिनको अपनाकर हम धर्म को अपना सकते हैं, कुछ मानक बताए गए हैं। ठीक है। और
निरपेक्ष का मतलब है अलग होना, किसी चीज से अलग हो जाना। तो आप जोड़कर इसका अर्थ निकालिए कि धर्म निरपेक्ष, धर्म से हम अलग हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि मैंने ये बात इतनी डीप में आपको क्यों बताई है। और जब आधुनिक काल में पश्चिमी देशों में नवीन विचारों का जब उदय हुआ तो ये अवधारणा सामने आई कि राज्य को रिलीजन से अलग रहना चाहिए। देखिए, धर्म शब्द हिंदुस्तान का विकसित किया हुआ शब्द है और जो रिलीजन शब्द है वो यूरोप का। तो आधुनिक काल में वहां पर यह अवधारणा आई कि राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए एवं लोगों का जो धार्मिक जीवन है, राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए और लोगों के धार्मिक जीवन में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां धर्म का मतलब रिलीजन से है, ना कि वो वाला धर्म जो मनुस्मृति बताती है। कि क्या कह रहे हैं कि धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो वो वाला धार्मिक नहीं जो धर्म के पहलू बताकर जो धार्मिक जीवन, वो नहीं। ये जो रिलीजन जिसको बोलते हैं, उस रिलीजन से ये बोल रहे हैं कि राज्य का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है और जो भी रिलीजियस लाइफ लोगों की है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये पश्चिमी विचारधारा है। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि धर्म हम पढ़ चुके हैं कि धर्म क्या है। दूसरा, निरपेक्ष शब्द क्या है, अलग रहना, वो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि पंथ क्या है। ठीक है, धर्म क्या है, ये क्लियर बताइए। क्लियर, धर्म और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द क्लियर हैं क्या? आगे हम डिस्कस करेंगे कि पंथ क्या है। धर्म में क्या था, 10 मानवीय मूल्यों को बताया गया था। तो उन 10 मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है उसको पंथ कहा जाता है। यानी जिस रास्ते के द्वारा आप ईश्वर तक पहुंचते हैं, किसको अपनाते हुए, उन 10 रास्तों को अपनाते हुए आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो पहली बात तो ये दोनों ही अलग नहीं है, क्योंकि जब धर्म के वो तत्व जब नहीं अपनाएंगे आप, देखिए एक्चुअल में कहना, पंथ शब्द क्या कहना चाह रहा है कि अच्छा जीवन जिएंगे आप तब आप ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा जीवन जीना क्या है, धर्म को अपनाना। और धर्म क्या है, कुछ मानक जो डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, और जैसे इस्लाम में, ईसाई धर्म में, सिख में और हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें वैष्णव, शैव, बहुत सारे पंथों का समूह है हिंदू धर्म। और पंथ में क्या होता है, 4 बातें होती है। पंथ में 4 अनिवार्य बातें हैं कि एक प्रवर्तक होना चाहिए, एक प्रवर्तक होना चाहिए, ठीक, एक किताब होनी चाहिए। देखिए ये बात याद रखनी है कि मानवीय मूल्य के जो 10 नियम हैं उनको अपनाते हुए ईश्वर प्राप्ति पंथ है। उस रास्ते तक पहुंचने को क्या कहा जाता है, पंथ कहा जाता है। ठीक है, एक, और पंथ में 4 बातें क्या स्पेसिफिक है, एक प्रवर्तक होना चाहिए, एक किताब होनी चाहिए और एक स्पेसिफिक पूजा की पद्धति होनी चाहिए, ठीक है, और एक पवित्र स्थान होना चाहिए, एक पवित्र स्थान। देखिए इन आधारों पर लोगों को बांट दिया गया है, अन्यथा ये सब चीजें एक जैसी हैं, सब में एक जैसी है ये। देखिए इन जैसे ये 4 चीजें हैं, ये पंथ में स्पेसिफिक होती हैं। तो आप अब आगे जब डिस्कशन होगा हम करेंगे
तो इसमें आप देखेंगे कि ये हर धर्म में एक जैसी है। देखिए सिख धर्म में एक प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक देव। और एक पुस्तक क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। और पूजा की पद्धति क्या है? अरदास। और जो एक पवित्र स्थान क्या है? हरमिंदर साहब। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह आप मुस्लिम्स में देखेंगे एक प्रवर्तक कौन है? मोहम्मद पैगंबर। एक पुस्तक क्या है? कुरान। और पूजा की पद्धति क्या है? नमाज। और पवित्र स्थान क्या है? मक्का मदीना। एक जैसे नहीं है, सिर्फ माध्यम अलग बना दिए गए हैं और इंटरप्रिटेशन गलत कर दिए गए हैं। बात सब एक, कुरान भी वही कहती है और गुरु ग्रंथ साहिब भी वही कहते हैं, रामायण भी वही कहती है, सब चीज़ें, गीता भी वही कहती है, लेकिन अलग अलग इंटरप्रिटेशन करने के कारण चीज़ों के अर्थ बदल गए हैं। नहीं, सबकी स्थिति एक ही जैसी है। तो अब आगे देखते हैं, पंथ को हमने समझ लिया है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि पंथ निरपेक्ष क्या है। निरपेक्ष शब्द को हम समझ चुके हैं कि राज्य का कोई पंथ नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगा, धार्मिक आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा, धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य किसी धर्म विशेष को मानने के लिए लोगों को बाध्य नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कि राज्य सभी धर्मों से दूरी बनाकर रहे, ठीक है, पंथों से दूरी बनाकर रहे। जबकि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य सभी धर्मों से दूरी बनाकर रहे, जबकि पंथ निरपेक्षता का मतलब है राज्य किसी धर्म विश्वास जो विशेष है उसके साथ भेदभाव ना करे। कि हमारा, देखिए, धर्म निरपेक्ष आप हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि धर्म कोई स्पेसिफिक मानने वाली, फॉलो करने वाली एक्टिविटी, एक मतलब कोई समुदाय नहीं है। ये भारत में क्या है, धर्मनिरपेक्षता का जो सकारात्मक मॉडल है उसको अपनाया है, और जबकि पश्चिम में क्या किया गया है कि नकारात्मक मॉडल को अपनाया गया है। जैसे हमारे अलग अलग समुदाय है ना, उस चीज को रिलीजन नाम दिया गया है वहां पर, तो मतलब अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग हैं वहां के। जैसे हमारे अलग अलग समुदाय हैं, उसको वो रिलीजन बताते हैं। और भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि, देखिए, धर्मनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ जब आप देखते हैं तो देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, धर्म से अलग रहना, ठीक है। निरपेक्ष का मतलब है उससे अलग रहना। तो देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द तो एक अच्छा शब्द है, क्योंकि देखिए, राज्य का, देश का, स्टेट का कोई पंथ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए सब समान है। उसके लिए तो कोई मुस्लिम है वो भी राज्य का नागरिक है, कोई ईसाई है वो भी राज्य का नागरिक है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, सब राज्य के नागरिक हैं, लेकिन उनके सबके पंथ अलग अलग हैं। तो राज्य क्या है, पंथ निरपेक्ष हो सकता है। वो पंथ निरपेक्ष तो राज्य हो सकता है, क्योंकि वो किसी एक को सपोर्ट नहीं करता है, ना किसी एक के साथ भेदभाव करता है। तो पंथ निरपेक्ष होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है वो धर्म से पूर्णतः अलग नहीं, जबकि धर्म को एक समान देखना है। और जबकि जो पाश्चात्य सिस्टम है, वो जो मॉडल है, उसमें हमें क्या है कि धर्म से पूर्णतः अलग नहीं रहना, धर्म को समान रूप से देखना है। और पाश्चात्य धर्म में क्या है कि राज्य और चर्च अलग अलग हैं। वो क्या मानते हैं कि राज्य और चर्च अलग अलग हैं, और भारत जो है वो अलग नहीं मानता है। भारत की भावना ये है कि सबको समान रूप से देखना है, ठीक है। और इसी कारण हमारे देश में संविधान में प्रोविजंस भी हैं। आप देख लें, आर्टिकल 14 में, 15 में, 16 में, सब में समानता के अधिकार की बात की गई है। अल्पसंख्यकों के लिए 25 से 30 के मामले में विशेष जो प्रावधान किए गए हैं, 25 से 28 में विशेष प्रावधान किए गए हैं, और 29-30 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा दी गई है। और जो आर्टिकल 30 है उसमें राज्यों के जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित करने,
उन्हें चलाने की छूट दी गई है। इसलिए देखिए, अंततः यह स्पष्ट होगा कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो सही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि धर्म से दूर रहना। और धर्म क्या है, इसको अभी हमने पढ़ा है। धर्म का मतलब है सत्य, अहिंसा, न्याय, दया, सहानुभूति, परानुभूति। इनसे आप निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? निरपेक्ष का मतलब हमने पढ़ा दूर होना, अलग होना। इनसे अलग हो सकते हैं? कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भी वर्ग हो, सत्य, अहिंसा, न्याय, दया, सहानुभूति, परानुभूति, इन चीजों से आप निरपेक्ष कैसे रह सकते हैं? तो फाइनली जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, क्योंकि राज्य, देखिए जब राज्य पंथ निरपेक्ष होगा तभी वो न्याय कर पाएगा, हर तरह का न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये जो तीनों हैं, ये इनकी जो संकल्पना की प्राप्ति, जो संविधान, जो प्रस्तावना में जो 3 शब्द दिए गए हैं, ये तभी पॉसिबल हैं जब राष्ट्र पंथ निरपेक्ष हो, तुष्टीकरण की नीति ना अपनाता हो। इसलिए फाइनली ये स्पष्ट है कि भारत सभी धर्मों से दूरी बनाने की बजाय जो सभी के प्रति समान व्यवहार रखता है, क्या है? सभी के प्रति समान व्यवहार रखता है। और ये जो समान व्यवहार का कंसेप्ट है, ये किसके ज्यादा नजदीक है? पंथ निरपेक्ष के। मतलब कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, ना कि धर्म निरपेक्ष। क्योंकि जो धर्म निरपेक्षता का कंसेप्ट है, इसके मीनिंग को जब समझते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, राष्ट्र में क्या मान्यताएं हैं धर्म शब्द से जुड़ी हुई, हम इस धर्म से हैं, हम इस धर्म से हैं, हम इस धर्म से हैं। जो पंथ शब्द है उससे लोग इतना फेमिलियर नहीं है, पंथ शब्द से फेमिलियर नहीं है, उसके शाब्दिक अर्थ से फेमिलियर लोग नहीं हैं। इसलिए जो धर्म शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया है सिर्फ और सिर्फ इस चीज की राजनीतिकरण करने के लिए, जबकि धर्म निरपेक्ष शब्द जो है वो सही है ही नहीं। और कई सब मायनों में हम धर्मनिरपेक्ष हैं भी नहीं, क्योंकि जो धर्म की परिभाषा हिंदुस्तान में बताई गई है, हिंदुस्तान के प्राचीन ग्रंथों में बताई गई है, वो परिभाषा को स्पष्ट करते हुए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और जनता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो सिर्फ मानक हैं एक अच्छी जीवन शैली के। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी और आगे हम इसके बाद बचे हुआ जो प्रस्तावना के टॉपिक है, प्रस्तावना का जो बचा हुआ पार्ट है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।